अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पोस्ट की रात का सबक पढ़ा था। सबक नंबर 7 पर आखिरी 2 लाइन रह गई थी। वहाँ से स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। जब कुत्ता उठकर भौंकने लगा उसके बाद क्या हुआ, हाँ देखते हैं हम लोग। हल्कू ने उसे कई बार पिचकार कर बुलाया, चमकार कर बुलाया अपने पास, उसको प्यार से बुलाया कि आजा, है ना। वो उसके पास ना आया। खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक लम्हे के लिए आ भी जाता तो फ़ौरन ही फिर दौड़ता। यानी कुछ तो बात हो रही थी खेत के अंदर, कुछ तो गड़बड़ हो रही थी कि कुत्ता जिसे महसूस कर रहा था तो वो एक उसको हल्को बुला भी ले रहा था। ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो उसको बुला भी रहा था, लेकिन उसके बावजूद कुत्ता फिर वापस भौंकने चले जाता था। फ़र्ज़ की अदायगी ने उसे बेचैन कर रखा था। फ़र्ज़ यानी कुत्ते का जो फ़र्ज़ था वो अपने मालिक से वफ़ादारी, इसके बारे में जो भी उसकी ड्यूटी थी वो काम अपना मुकम्मल कर रहा था। फ़र्ज़ की अदायगी ने उसे बेचैन कर रखा था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 1 घंटा गुज़र गया, सर्दी बढ़ने लगी। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छुपा लिया। अब ठंडी की वजह से हल्कू भी नहीं सो पा रहा था। उसने क्या किया, अपने सर को दोनों टांगों के बीच में उसने बैठ के छुपा लिया, छाती से मिलाकर सर को छुपा लिया। फिर भी सर्दी कम ना हुई। ऐसा मालूम होता था कि सारा खून मुंजमिद हो गया है। मुंजमिद हो जाना, जम जाना। मुंजमिद होना यानी क्या, जम जाना। जिस तरह से बर्फ़ होता है, बर्फ़ क्या होता है, बर्फ़ मुंजमिद है, पानी की मुंजमिद शक्ल है कि पानी है, माए है, लेकिन जब ठोस कब हो जाती है पानी, जब वो बर्फ़ बन जाता है, जब मुंजमिद हो जाता है। तो ऐसा लग रहा था कि सारा खून क्या हो गया है, बिल्कुल जम गया है जिस्म के अंदर। उसने उठकर आसमान की जानिब देखा। अभी इतनी रात बाकी है, सितारे अभी अपना निस्फ़ दौरा भी ख़त्म नहीं कर पाए थे। जब वो ऊपर आ जाएंगे तो कहाँ सवेरा होगा। उसको एहसास हो रहा था कि अभी आधी रात बाकी है यार, अभी तो कब सुबह होएगी। हाँ, उस चक्कर में वो बिल्कुल सोच रहा था, ये सारी बातें कर रहा था। हाँ, कब कहीं जाके ये जो सितारे जो दिख रहे हैं वो बीच में आएंगे, उसके बाद फिर कहीं जाके गायब होंगे, तब कहीं सवेरा होगा। हल्कू के खेत से थोड़ी दूर के फासले पर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गया था। बाग में पत्तों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उनको जलाकर खूब तापूं, है ना। अब आप लोग को पता रहता है कि सर्दी के मौसम में पत्ते, पेड़ और जो दरख्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने ऊपर जो आए हुए पत्तियां होती हैं उसको झाड़ना शुरू कर देते हैं और पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं सर्दी के मौसम में। तो उसने वही सोचा और वो गया कि जहाँ पे खूब ढेर सारे पत्ते, सूखे पत्ते भी पड़े हुए थे, वो चला और उसने बोला कि ला के जला के खूब तापूं। रात को कोई पत्तियां बटोरते देखे तो समझेगा कि कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि बाग था, बाग में जो भी पत्तियां जो झड़ी हुई थी, सूखी पत्तियां थी, उसको लाके वो, उसका इरादा था हल्कू का कि वो सर्दी कम करने के लिए उन पत्तियों को उठा के समेट कर लाएगा और आग लगा के थोड़ी सर्दी कम करेगा। और उसने ये भी सोचा कि यार इतनी रात को अगर कोई देख लेगा तो भूत समझेगा मुझे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, उसने पास के अरहर के खेत में जाकर, अरहर की जो दाल होती है आप लोग जानते हैं, अरहर के खेत में जाकर पौधे उखाड़े और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बाग की तरफ चला। उसने क्या किया कि जो पत्ते जो सूखे हुए थे उनको उसने उखाड़ा, पौधे उखाड़े और उसका झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बाग की तरफ चला। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता। यानी देखो, हल्कू अब किससे बात कर, जबरा से बात कर रहे, कुत्ते को बोल रहे हैं, अब तो नहीं रहा जाता जबरा, चलो बाग में पत्तियां बटोर कर तापें, टाँटे हो जाएंगे फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत है। टाँटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, यानी जो उसकी सर्दियाँ, जो ठंडी है इस तरह से कम हो जाएगी। जिस्म अपने जो उस जिस्म की जो एक आम गर्मी होती है उस गर्मी पे आ जाएगा तो आके सो जाएंगे। तब तक हम लोग क्या करते हैं,
पत्तियां बटोर कर लेके आते हैं। जबरा ने कूं कूं करते हुए अपने मालिक की राय से इत्तेफाक किया और आगे आगे बाग की जानिब चला। बाग में घटा टोप अंधेरा छाया हुआ था। दरख्तों से शबनम की बूंदें टपक टपक टिप टिप टपक रही थी, टिप टिप टपक रही थी। इसमें अब शबनम क्या, शबनम उसे कहते हैं कि सर्दियों के ज़माने में या गर्मियों के ज़माने में जब रात ठंडी हो जाती है बिल्कुल, तो उस वक्त तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो ओस होती है, ओस के बूंदे होते हैं, तो ओस की बूंदें शबनम की बूंदें कहलाती हैं। यकायक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। यानी पास में कहीं मेहंदी का दरख्त था होगा, पौधा था होगा, वह जब हवा चलती है तो उसके पास जो भी फूल होता है उसकी फूल की महक हमें सूंघाई देती है। तो ये वही लिखा हुआ है कि यहाँ पे मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरा, तुम्हारी नाक में भी कुछ खुशबू आ रही है? उसने कुत्ते से पूछा जबरा से। अब ज़ाहिर बात जबरा तो कोई जवाब देगा नहीं, लेकिन जबरा को कहीं ज़मीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। वो उसे चिचोड़ रहा था यानी इसको चबा रहा था। हल्कू ने आग ज़मीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। उसी अलाव में वो सर्दी को जलाकर खाक कर देगा। अब बेचारे के पास देखो कितना गरीब है, आप सोचो उसकी गुर्बत का हाल कितना है कि उसके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है ना। वो नंगे पैर चला जा रहा है और सारे जो सूखी सूखी पत्तियां उनका ढेर लगाते जा रहा है। और उसने इरादा कर लिया था कि मैं आग लगाऊंगा और सर्दी को भी खाक कर दूंगा, यानी इतनी आग जलेगी कि जो सर्दी लग रही है वो ख़त्म हो जाएगी। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। जो ढेर होता है और जो उसके अंदर आग होती है उसे अलाव कहते हैं ना। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले दरख्त की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। इस हिलती हुई रोशनी में बाग के आलीशान दरख्त ऐसे मालूम होते थे जैसे वो उस ला इंतहा अंधेरे को अपने गर्दन पर संभाले हों, है ना। कि बहुत ज़्यादा जब आग बढ़ गई, उसकी लवें ऊपर की तरफ जाने लगी, तो उस लवों में जो ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, ऐसा लग रहा था कि ये दरख्त हैं जो पूरे अंधेरे को थामे हुए हैं। तो सारे हम अंधेरे उसी से चिमटे हुए हैं। आगे, हाँ, तारीकी के इस अथाह समंदर में, तारीकी है ना, जिसे हम एक लफ्ज़ हम लोग सुनते हैं तारीख़ी, खा वाला, है ना। एक होता है, एक तारीख कहते हैं हम लोग, तो अलिफ रा काफ, है ना। लेकिन यहाँ पे तारीख का मतलब होता है अंधेरा। तारीकी अंधेरे में, है ना, तारीख बिल्कुल अंधेरे में। तो क्या है, अतः समंदर में रोशनी एक नाव के मानिंद होती थी। हल्कू आग के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक मिनट में उसने अपनी चादर बगल में दबाई और दोनों पांव फैला दिए। गोया वो सर्दी को ललकार कर कह रहा था, तेरे जी में जो आए कर। सर्दी की इस बेपाया ताकत पर फतेह पाकर वो खुशी को छुपा ना सका था, है ना। जब इतनी आग आ चुकी थी तो क्या हो गया, सर्दी बिल्कुल भाग गई थी, है ना। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जब सर्दी भी भाग गई तो वो उसको ऐसा एहसास हो रहा था कि मैंने सर्दी पर काबू पा लिया, मैंने सर्दी को शिकस्त दे दी कि जो अब आ, तुझे क्या करना है कर ले, देखता हूँ मैं। हाँ, उसने जबरा से कहा, क्यों जबरे, अब तो ठंडी नहीं लग रही। जबरा ने कूं कूं करके गोया कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, है ना। उसने ऐसे कूं कूं कहा तो जैसे उसने कहा कि भाई अब क्या ठंडी लगेगी, इतनी बड़ी आग जल गई तब क्या टेंशन। पहले ये तदबीर नहीं सूझी तो इतनी ठंड क्यों खाते, है ना। पहले अगर ये ध्यान में रहता तो इतनी सख्त सर्दी में इतनी ठंड हम लोग नहीं खाते थे। अभी आगे क्या होगा, जबरा ने दुम हिलाई, अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूँगा, है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूँगा, है ना। अब आग जल रही है, पूरे उसके शोले ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब दोनों क्या है, अब यहाँ इनको देखो मस्ती सूझ रही है ना।
जब बोलते हैं ना आदमी को राहत मिल जाती है परेशानी से तो उसको मस्तियाँ सूझती है। खैर ये हल्कू है और कुत्ता है। अब उनको क्या मस्ती सूझ रही है कि क्या करें, चाहे दौड़ के आएंगे और आग के ऊपर से कूद के जाएंगे, हाँ अलाव के ऊपर से। और उसने बोल दिया देखो भाई हाँ जल गए तो मैं दवा नहीं करूँगा बच्चा। जबरा ने खौफजदा निगाहों से अलाव की तरफ देखा, है ना। आगे अब क्या बोलता है ये हल्कू कहता है मुन्नी से कल ना कह देना वरना लड़ाई करेगी कि यानी हम आग के ऊपर से कूद रहे थे, ऐसा मत बोलना। ये कहता हुआ वो उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया, है ना। उसने कूद कर इतनी जो आग जल रही थी उसके ऊपर से कूद के निकल गया। पैरों में ज़रा सी लपट लग गई पर वो कोई बात ना थी, है ना। लेकिन वो इतनी जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी आग है, उसके अलाव जल रहे हैं, उसके शोले ऊपर उठ रहे हैं, उसके अंदर से कोई कूदे थोड़ा सा तो हल्का सा तो लगेगा ही उसे। तो उसके पैर में थोड़ी सी आग लग गई थी पर वो कोई बात ना थी। जबरा अलाव के गिर्द घूम कर उसके पास आ खड़ा हुआ, है ना। लेकिन जबरे ने वो उसको छलांग नहीं लगाई। हल्कू ने कहा चलो चलो इसकी नहीं, ऊपर से कूद कर आओ, है ना। अब उसने क्या किया कि चलो ऐसे इससे घूमने का नहीं, हाँ जैसे मैं कूदा हूँ वैसे तुमको भी कूदना पड़ेगा। और वो फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया, है ना। यानी हल्कू एक बार कूदा फिर आया, उसके बाद उसने जबरे को कहा, कुत्ते को कहा कि तुम भी दौड़ो तुम भी कूदो, लेकिन उसने नहीं कूदा आगे। हाँ देखते हैं हम लोग। पत्तियाँ जल चुकी थी, बागीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे अभी कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आने पर ज़रा जाग उठती थी पर एक लम्हे में आंखें बंद कर लेती थी, है ना। अब यानी मुकम्मल तौर से पत्तियां क्या हो चुकी थी, पत्तियां क्या हो चुकी थी, पत्तियां क्या हो चुकी थी मैं आपको बताता हूँ। पत्तियां जितनी थी पूरी मुकम्मल तौर से जल चुकी थी और उसके अंदर हल्की हल्की सी आग नीचे की तरफ दबी हुई बाकी थी। आगे हाँ हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गरम राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके जिस्म में गर्मी आ गई थी पर जूं जूं सर्दी बढ़ती जाती थी उसे सुस्ती दबाए लेती थी, है ना। अब हल्कू भी वहाँ बैठ गया, है ना, गरम आग के पास मुकम्मल, और गीत गाने लगा। दफ आतन, है ना। यहाँ पे देखो ता के ऊपर दो ज़बर है ना, झटके के साथ, है ना, दो ज़बर ऊपर की जानिब। दफ़अतन जबरा ज़ोर से भौंक कर खेत की तरफ भागा। दफ़अतन का मतलब अचानक, है ना। ये सब हो ही रहा था, अचानक कुत्ता खेत की तरफ भागा। उसने कुछ आवाज़ सुनी थी होगी। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक गौल उसके खेत में आ गए। हल्कू को ऐसा लगा, गौल यानी झुंड, गौल यानी क्या, झुंड, ग्रुप, पूरे ग्रोह के साथ जानवर आ गए हैं। शायद नील गायों का था, है ना। नील गाय जो होती है आमतौर पे गाँव के अंदर, कि वो जब एक बार अगर आ गए और अगर उनको हकाला ना गया तो वो सुबह तक की क्या करते थे, पूरी फसल को चट कर जाते थे। उनके कूदने और दौड़ने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं, है ना। फिर अच्छा मालूम हुआ कि अब चरना शुरू कर दिए हैं, अब चल नहीं रही हैं, दौड़ नहीं रही हैं, फान नहीं रही हैं। आगे उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डालेगा। मुझे वहम हो रहा है, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास ना आया, यानी उसको लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है ना। जानवरों के चरने की आवाज़ चरचर सुनाई देने लगी। हल्कू अब अपने को फरेब ना दे सका, मगर उसे उस वक्त अपनी जगह से हिलना जहर मालूम होता था। यानी गर्मी की वजह से उसको इतना सुख और चैन आ चुका था कि वो चाहता ही नहीं था कि वो जगह से उठे, है ना। उसको जान पे आ रहा था बिल्कुल, है ना, कि काहिली लग रही, सुस्ती लग रही थी कि यार अभी क्या यार, इतने ठंडे से ऐसे ही गर्म हुआ फिर उठ के जाना। कैसा गरमाया हुआ मज़े से बैठा था इस जाड़े पाले में, खेत में जाना, जानवरों को भगाना, उनका पीछा करना उसे पहाड़ मालूम हो रहा था। वो अपनी जगह से ना हिला, बस जबरे को आवाज़ देता रहा, जबरा जबरा, लेकिन जबरा आया नहीं। दफ बैठे बैठे जानवरों को भगाने के लिए चिल्लाने लगा, हलू हलू हो हा हा हा, इस तरह से वो आवाज़ें। लेकिन आप लोग देखिए, कुत्ता तो भौंक ही रहा है, कुत्ता कितना जानवरों को भगाएगा। अगर हल्कू उड़ जाएगा तो वहाँ से जानवर भाग जाएंगे, लेकिन ये वहीं से बैठ के चिल्ला रहा है
ताकि उसको क्या मिले, ताकि वहाँ के जो जानवर है वो भाग जाएं, लेकिन उसको उठना बहुत भारी पड़ रहा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या होता है, मगर जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, मगर ये जालिम जानवर उसका सत्यानाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। फिर यकायक हवा का एक ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कुरेद कर अपने ठंडे जिस्म को गरमाने लगा, है ना। वो उठा ही था होगा, लेकिन फिर से ठंडी हवा का ऐसा झोंका आया कि वो बिल्कुल, वो बोला क्या, अरे छोड़ो यार चल, है ना। इस तरह से उसके अंदर कि जाने दो, हटाओ, चलो अभी अपना है नहीं, सर्दी को ऐसे उठ ना सका। फिर वो उसको जो पड़ी हुई जो राख के अंदर जो ढेर था उसको खरीदने लगा। आगे जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नील गायें खेत का सफाया किए डालती थीं और हल्कू गर्म राख के पास खामोश बैठा था। अफसुर्दगी ने उसे चारों तरफ से रस्सी की तरह जकड़ रखा था। अफसुर्दगी नहीं, मायूसी से, कि वो बिल्कुल उठना है नहीं, इतनी ठंड लग रही थी कि उसके लिए उठना महाल हो रहा था, इतनी सख्त सर्दी थी, लेकिन वो बिल्कुल मायूस सा, है ना। वो उठ ना सका, जैसे रस्सी से किसी ने उसको जकड़ रखा है। उसी राख के पास वो ज़मीन पर वो चादर ओढ़ कर सो गया। अब देखो उतनी ठंडी के आगे वो क्या हो गया, वो बिल्कुल सीना सपर हो गया, यानी उसने हार मान ली और वहीं पर वो सो गया आग के पास। सवेरे जब उसकी आंख खुली तो देखा चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी खड़ी कह रही थी, है ना, तुम कहाँ आकर मर गए, इधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडिया डालने से क्या फ़ायदा? मंडिया, है ना, यहाँ इस तरह से मंडिया, है ना, मांडी, इस तरह से हम लोग जब खाने के लिए बैठते हैं तो मंडिया डालने से, यानी यहाँ से सोने से क्या फ़ायदा? तुम इतने दिन से आए हो, तुम रात भर तुम जागे, क्या मतलब, क्या आया? कोई मतलब नहीं आया। हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बच्चा, तुझे अपने खेत की पड़ी है, पेट में ऐसा दर्द उठा था कि मैं ही जानता हूँ। अब उसने को झूठ बोला, है ना, हल्कू ने बहाना बनाया कि मैं मरते मरते बच्चा, इतना दर्द उठा था कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांडे पर आए, देखा खेत में एक पौधे का नाम नहीं और जबरा मंडिया के नीचे चित पड़ा है ना। अब यहाँ गालबन मंडिया डालने से क्या फ़ायदा, यानी यहाँ पे जो उन लोग की छोटी सी जो झोपड़ी नुमा जो साया साहिबान था होगा, उससे कहते हैं चित पड़ा है, गोया बदन में जान ही नहीं है। दोनों खेतों की तरफ देख रहे थे। मुन्नी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसने फिक्रमंद होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी देनी पड़ेगी, मैं इस खेत का लगान ना दूंगी। कह देती हूँ कि जीने के लिए खेती करते हैं, मरने के लिए नहीं। देखो अब उसकी ये अल्फाज बहुत सख्त हैं, बहुत यानी दिल को झंझोड़ने वाले ना, कि सामने पूरी खेती लूट जाए, पूरा सामान बर्बाद हो जाए, ख़त्म हो जाए, और इस तरह से खेत खाली पड़ा हुआ है तो कैसे हाल होता है। तो उसने क्या बोला, अब मजदूरी करके माल गुजारी देना पड़ेगी, है ना, कि हमने जो भी कर्ज लिया है, हमने जो भी लिया है, जिसको जो भी देना है, अब हमको खेत में नहीं काम करना है, बल्कि किसी के अब हमें मजदूरी करना है। मजदूरी यानी मजदूरी, है ना, मजदूरी करके माल गुजारी देनी पड़ेगी, है ना। अब वो देना पड़ेगा हमको, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैं इस खेत का लगान ना दूंगी, है ना, मैं इस खेत का लगान नहीं दूंगी। मैं कह देती हूँ कि जीने के लिए खेती करती है ना। किसान जो होता है वो जीने के लिए खेती करता है, हाँ, मरने के लिए नहीं। आगे, जबरा अभी तक सोया हुआ है, इतना तो कभी ना सोता था, है ना। ये कौन कह रहा है? ये मुन्नी कह रही है, हल्कू की जो बीवी है वो कह रही है कि यार ऐसा कोई करता है क्या, हाँ, इतना परेशानी से, इतने हालात से गुजर के हम कहीं फसल उगाते हैं, इस तरह से फसल चली जाए बहुत बुरा लगता है ना। और उसने बोला कि जबरा अभी तक सोया हुआ है, इतना तो कभी ना सोता था, आज जाकर शहना से कह दो खेत जानवर चर गए, हम एक पैसा ना देंगे, है ना। अब उसने, शहना कौन है? शहना वही साहूकार है जो क्या करता है, लोगों को कर्ज देता है। जो किसके पास से आया था कर्ज लेने के लिए? वो आया था हल्कू के पास से कर्ज के पैसे लेने के लिए, जो उसने उठा के दे दिए थे। तो
मुन्नी ने क्या कहा कि जाके शहना को कह दो कि यार हम पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं है हमारे पास। रात बड़ी गजब की सर्दी थी। मैं क्या कहता हूँ, तुम क्या सुनते हो, है ना। जब इसने ये बोला कि हम पैसा नहीं देंगे, लेकिन ये बोल रहा है कि रात गजब की सर्दी थी, हल्कू बोलता है, तो बोलता है कि मुन्नी भी जल के बोलते है कि मैं बोल के आ रहा हूँ, तुम क्या बोल रहे हो, कुछ भी। तू गाली खा के खाने की बात कह रही है, शहना को इन बातों से क्या मतलब। तुम्हारा खेत चाहे जानवरों ने खाया हो, चाहे आग लग जाए, चाहे ओले पड़ जाएं, उससे तो अपनी माल गुजारी चाहिए, है ना। कि उसको क्या चाहिए, उसको तो अपनी माल गुजारी चाहिए। क्यों चाहिए, आगे देखिए। हाँ, उसे तो अपनी माल गुजारी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, सामने वाले ने आपको कर्ज दिया है तो आपको उसे हर हाल में उतारना है। आप उस चाहे लाख बहाने कर ले, चाहे सच बात बता दें कि भाई मेरे साथ ये हाल है, लेकिन सामने वाले को तो अपना माल चाहिए, पैसा चाहिए। वो कभी वो पैसा अपना छोड़ता नहीं है ना। अब देखो क्या कहता है, तो छोड़ दो खेती, मैं ऐसी खेती से बाज आई। कौन कहता है, ये मुन्नी कहती है। तो खेती छोड़ दो, क्यों खेती में परेशान हो, माल मजदूरी करो, क्यों ये सारे काम कर रहे हो, ऐसी खेती से बाज आई। हल्कू ने मायूसाना अंदाज से कहा, जी मैं तो मेरे भी यही आता है कि खेती बाड़ी छोड़ दूँ। मुन्नी, तुझसे सच कहता हूँ, मगर मजदूरी का ख्याल करता हूँ तो जी घबरा उठता है ना। किसान का बेटा होकर अब मजबूरी ना करूँगा, चाहे कितनी भी दुर्गत हो जाए, खेती का काम ना बिगाड़ूंगा, है ना। इसने क्या कहा कि कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं किसी भी कीमत में क्या करूँगा, मैं खेती का काम नहीं छोड़ूंगा। खेती ऐसा है कि मेरे दिल को लगती है, जो चीज़ मेरे लिए बेहतर है मैं वही करूँगा, और मैं खेती को छोड़ के कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। मजदूरी का काम मजदूरी सोचो तो दिल को आँख उठता है। तो ये कह के इतनी बात ख़त्म होती है। तो इसमें ये एक सिर्फ कहना है कि इस पूरे सबक का, इस पूरे अफसाने का खुलासा यही है कि गरीबी कितनी भी हो, आदमी को बहुत मजबूरियों में ज़िंदगी गुजारना पड़ती है। खेत है, किसान है, कितना अपना खून जलाता है, कितना ज़्यादा अपना वक्त देता है, और आखिर में जब इतना सब कुछ करने के बाद जब जानवर फसल खा जाएं और जब कुछ भी ना बचे तो हाल क्या होता है। इसी दर्द को, इसी तकलीफ़ को इस सबक में मुंशी प्रेमचंद ने बयान किया है। इतना पढ़ के हम लोग अपने इस सबक को ख़त्म करते हैं। आप लोग आगे के सबक के लिए प्रिपेयर रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।